बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास से 9वें दिन बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। एनएच विभाग की तरफ से यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास में करीब 24 मीटर लंबे स्पान के बैली ब्रिज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी में बनी झील के मुहाने पर सिंचाई विभाग ने मलबा हटाकर बहाव को सामान्य कर दिया है। हालांकि अभी भी नदी में मलबा और गाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं नदी के बहाव और जलस्तर सामान्य होने के बाद में स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बीती 29 जून को यमुना नदी में अधिक गाद बहने और कूड़ा नाले से मलबा अधिक आने से झील बन गई थी और उसके बाद में लगातार हो रही बारिश के कारण झील का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों ने भय का डर भी दिखाया और साथ ही एक दिन स्याना चट्टी में होटल के निचले तल पर भी पानी घुस गया था। फिलहाल अभी हालात सामान्य हैं। जरूर हमारे सामने एक नया कंसर्न पैदा हुआ था, जो लेक बन गई थी लगभग 20 फीट ऊंची। तो उसमें जो कुपड़ा गधेरे से जो मलबा आया था 29 की सुबह, वो हमने फिर किसी तरह से रास्ते से पहुंचा के नदी पोकलेन मशीन पहुंचा के नदी में उसको डाइवर्ट कर दिया है। चैनलाइजेशन हो गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बंद है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ और साथ ही केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास में मलबा और बोल्डर आने से बंद है। सड़कें बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हाईवे खोलने का काम जारी है। पिथौरागढ़ में थल बांसबगड़ रोड बंद होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बरसात के कारण ये रोड कई जगह पर बंद है। नतीजा ये है कि ग्रामीण पहाड़ियां चढ़कर अपना सफर तय करने को मजबूर हैं। खतरनाक पहाड़ियों में चढ़ना और उतरना कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है, लेकिन रास्ते नहीं होने से ग्रामीण मजबूर हैं। पूरी तरह बंद है मलबाने से अभी भी। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी में बीआरओ ने 3 दिन में बैली ब्रिज तैयार करने में सफलता पाई है। यहां पर गौन खागाड़ में पुल बरसात के कारण टूट गया था, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीएम ने बीआरओ को रात 10 जुलाई तक पुल तैयार करने के निर्देश दिए, लेकिन बीआरओ ने सिर्फ 3 दिन के भीतर बैली ब्रिज बनाकर आवाजाही शुरू करवा दी। और पिथौरागढ़ में कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में नदी नाले सभी उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जौलजीबी मदकोट रोड में बीचों बीच एक झरना बन गया है। ये देखने में हर किसी को काफी अच्छा लग रहा है, लुभा रहा है। ये बात अलग है कि इससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बावजूद इसे देखना आने जाने वालों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज रात और कल के लिए 4 जिलों के लिए भारी बारिश का लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और साथ ही टिहरी के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभागों के नोडल अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने को भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्ति बंटवारे के मामले में मंगलवार को लखनऊ में सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की तरफ से पुनर्गठन सचिव नीरज खेमवाल शामिल होंगे और इसके साथ ही सिंचाई सचिव और चीफ भी शामिल होंगे। यूपी और उत्तराखंड के बीच में सबसे ज्यादा सिंचाई की संपत्तियों के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में नया विवाद खड़ा हो गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि दस्तावेज भी उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम शहरों की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है, जो कि साल 2019 में लागू हुए नियमों का सरासर उल्लंघन है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
जिन लोगों के नाम सूची में है निकायों में या शहरी क्षेत्रों में, अगर वहाँ भी वोटर हैं और वो ग्राम सभाओं में नाम लिखा रहे हैं बिना वहाँ से नाम कटवाए, तो उनको जो है वंचित किया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इस तरीके का आदेश, स्पष्ट आदेश जो होने चाहिए थे सरकार के द्वारा प्रशासकों को, वो नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर चिंता हो रही है कि कौन सा षड्यंत्र बीजेपी नया षड्यंत्र करने जा रही है। ये हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जो इस पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे उम्मीदवारों को भी पंचायत चुनाव में खड़ा किया जा रहा है जिनका नाम नगर निगम या फिर नगर पालिका की वोटर लिस्ट में पहले से ही मौजूद है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन है। 2019 में ऐसे ही नामांकनों को निर्वाचन आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया था। इस बार अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ खकमरा कोट और अथरमणी गांव के कुछ हिस्सों को नगर निगम में मिलाया गया था और यहाँ के लोगों ने इस बार के नगर निकाय चुनाव में वोटिंग भी की थी। लेकिन अब इन्हीं गांव के लोग पंचायत चुनाव में वोटिंग की तैयारी में, और यही नहीं, कई लोग तो प्रत्याशी भी बन चुके हैं। ऐसे में अल्मोड़ा में हवालबाग की चुनाव अधिकारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ऐसे नामांकन अगर हुए हैं तो उनको रद्द किया जाएगा। लेकिन देहरादून में बैठने वाले राज्य निर्वाचन आयोग को ये कुछ भी गलत नहीं लगता। 2 जगह नाम होने की स्थिति में अगर किसी मतदाता ने नगर निगम में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है और उन्होंने वहां पे मतदान किया है, तो ऐसे लोग का नामांकन रद्द किया जाएगा। ये हमारे चुनाव आयोग का एक आदेश भी है, यहाँ पर 1290 संख्या और 27 जून 2025 को जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग उनका नामांकन रद्द करना है। और वोट देने के लिए मतदाता क्या होगा इसमें? वोट देने के लिए भी वहाँ पीठासीन अधिकारी निर्णय ले पाएंगे कि वो अगर उनका नाम नगर निकाय में शामिल था और उन्होंने मतदान उससे पूर्व किया हुआ है, उनको जानकारी थी, उनके पास पर्ची पहुंची थी, तो वो ऐसे मतदाता भी मतदान नहीं कर पाएंगे इस वाले चुनाव। किसी व्यक्ति को किसी नाम के वोटर लिस्ट में होने पर आपत्ति है तो वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने वो प्रस्तुत कर सकता है और ये अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाना चाहिए। इस अवधि में जो है अब जो भी होगा वो निर्वाचन समाप्ति के बाद होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब कानून वही है तो उसकी व्याख्या अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर अलग कैसे की जा रही है। क्या 2019 में आयोग ने गलत व्याख्या की थी? क्या इस बार अल्मोड़ा की चुनाव अधिकारी गलत कर रही हैं? या फिर अब नियमों को तोड़ मरोड़ कर ही लागू किया जा रहा है? एक ही कानून पर 2 अलग अलग राय ने पंचायत चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक कहानियां देखने को मिल रही हैं। हल्द्वानी में तो एक सास अपनी बहू को चुनाव लड़ाने को बेताब दिख रही है। इस सास ने पहले बहू का नामांकन करवाया और फिर चुनाव प्रचार में खुद उतर गई। हल्द्वानी के गोला पार कुंवरपुर ग्राम सभा की ये सास बहू की जोड़ी इन दिनों चर्चा में है। एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला बिष्ट ने अपनी बहू दीक्षा को चुनावी मैदान में उतार दिया है और वो उन्हें किसी भी हालत में गांव का प्रधान बनाना चाहती हैं। ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों को नहीं बढ़ाते, बहुओं को नहीं बढ़ाते हैं आगे। तो मैं चाहूँगी कि हर महिला, हर लड़की, हर बेटी, हर बहू सामने आए और बिकॉज वो हर जगह हर पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है और मेरा मानना है कि बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती, वो तो बेटी ही है। दूसरी तरफ सास का मिलता साथ बहू दीक्षा की हिम्मत बढ़ा रहा है। दीक्षा को उम्मीद है कि उसकी हायर एजुकेशन गांव के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जो शिक्षित प्रत्याशी होता है सर, वो उसको हर चीज की नॉलेज होती है, उसको किसी आगे मतलब पूछने की या किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से वो उस कार्य को कर सकता है। एक पढ़ी लिखी सास ने अपनी पढ़ी लिखी बहू पर चुनावी दांव खेला है। दोनों को ही उम्मीद है कि उनकी एजुकेशन इलाके के विकास के लिए नई कहानी लिखेगी। अब देखना है कि उनकी इस उम्मीद में जनता कितनी मुहर लगाती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस 2027 चुनाव को जीतने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पंचायत चुनाव में ही पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है और न्याय यात्रा के बहाने सिर्फ हरीश रावत दिख रहे हैं, जबकि बाकी नेता पंचायत में प्रदेश भर में घूमते नहीं दिख रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगले 20 दिन में प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए 2 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी बहुत कम वक्त में बीजेपी और कांग्रेस को मोर्चा मारना है।
बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम में जुटे हैं, पर जिस कांग्रेस को 2027 का चुनाव जीतना है, वहां पंचायत चुनाव में भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे। न्याय यात्रा के नाम पर प्रदेश के कई इलाकों को पूर्व सीएम हरीश रावत नाप चुके हैं, पर जब बड़े नेता ही प्रदेश भर में एक्टिव नहीं होंगे, बीजेपी की तरह 12 जिलों में पंचायत चुनाव जीतने का दावा कांग्रेस कैसे करेगी? बिल्कुल एक्टिव हैं। प्रीतम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, यशपाल आर्या जी लगे हैं, मैं भी लगातार हूँ। अभी उधम सिंह नगर जा रहा हूँ, कल मैं फिर कुमाऊं के दौरे में हूँ और हमारे सीनियर्स जो हैं सारे जिलों के भ्रमण कर रहे हैं। तो और अगर एक्टिव होना है, रावत जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो खुद भी एक्टिव हैं, तो और किसको एक्टिव होना है? सारे लोग तो एक्टिव हैं। करण महारा के मुताबिक सब नेता एक्टिव हैं, फिर चाहे हरीश रावत ही क्यों न हो। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस को आक्रामकता के साथ काम करना होगा और सबको नए नारे के साथ गांव-गांव जाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। इस बात को लेकर के यदि हम गांव-गांव घुस पड़े तो इसमें इस सरकार की और भाजपा की सारी राजनीतिक विफलताएं, उनका षड्यंत्र, उनका चरित्र, उनकी चाल, उनका भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई आदि सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ रही है, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता पूरे प्रदेश में घूमते नहीं दिख रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भले सबके एक्टिव होने की बात कह रहे हो, लेकिन बड़े नेता अपने क्षेत्रों से बाहर जाते दिख नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस नेता हरीश रावत का मंत्र कैसे काम करेगा, सवाल ये भी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से पकौड़ी तलते हुए नजर आए। हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे हरीश रावत कटहरा बाजार स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंचे और दुकान के बाहर बन रहे पकौड़ों और समोसे तलने लगे। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं के साथ में घेवर का लुत्फ भी उठाया। रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण गांव में स्थित भगवान विष्णु का प्राचीन और अद्भुत मंदिर अपने आप में बेहद खास है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर त्रियुगी नारायण मंदिर है। त्रियुगी नारायण का अर्थ होता है 3 युगों का नारायण, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों के दौरान यहां जलती पवित्र अग्नि को दर्शाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय राज ने इस स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था और उन्हें अपना कुलदेवता बनाया था। त्रेता के अंत में हिमालय राज के घर में मां पार्वती का पुनर्जन्म हुआ था, जिसके बाद हिमालय ने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराया था। ये भी मान्यता है कि जिस अग्निकुंड के 7 फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे, उसकी अखंड ज्योत आज भी जल रही है। यही वजह है कि इस अग्निकुंड की ज्योति के 7 फेरे लेकर कई लोग विवाह करते हैं। ये मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए लोकप्रिय विवाह स्थल है। मान्यता है कि इस मंदिर में विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हुआ होता है। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे मंदिर बनाए, भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंत में जब राजा हिमालय के घर में, हेमवंत के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ, फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पार्वती के संग। इस पौराणिक मंदिर के सामने स्थित ब्रह्मशिला को दिव्य विवाह का वास्तविक स्थल माना जाता है। मंदिर के सामने ही सरस्वती गंगा नाम की एक धारा का उद्गम हुआ और इसी से मंदिर के सभी पवित्र कुंड भरते हैं। यहाँ पर रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड है। ये भी कहा जाता है कि सभी कुंड के जल में कई औषधीय गुण हैं। यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः 4 कुंड है। वैसे यहाँ पे 7 कुंड है। त्रियुगी नारायण मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर बधानी ताल स्थित है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के कुंड का जल इसी बधानी ताल में जाता है। इस ताल में रहने वाली रंग बिरंगी मछलियों की पूजा की जाती है। ताल के पास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। बधानी ताल जो है त्रियुगी नारायण जो केदार घाटी में पड़ता है, कहते हैं कि वहां से जो पानी जल आता है वो यहाँ पर आता है इस ताल में। तो ये भी कह सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ये भी सबसे बड़ी चीज है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं इससे भी ज्यादा खास है, क्योंकि जब केदारनाथ से जो जल आता है
त्रिवेणी नारायण से, तो यहाँ पर आता है और इसी से एक कुंड बनता है यहाँ पर, और इसीलिए इसे पूरा दैवीय देवताओं के रूप में इस कुंड की भी पूजा की जाती है, मछलियों की भी, और यहाँ पे उम्र नारायण भगवान का भी यहाँ पे एक प्रसिद्ध। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि ब्रह्मा ने पुजारी की भूमिका निभाई थी। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में किया गया है, जबकि आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो नागर शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। जोशीमठ में सोमवार देर शाम को एक बार फिर से भालू दिखाई दिया। सिंहधार वार्ड में भालू घूमता हुआ दिखाई दिया, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू देखने की खबर सामने आ रही है। अलग अलग मोहल्लों में लगातार भालू दिखने से लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा के चलते पिथौरागढ़ के बॉर्डर गांव में रौनक है। अब आलम यह है कि गुंजी हो या फिर नाबी, इन गांवों में पर्यटन कारोबार जमकर परवान चढ़ रहा है। लेकिन भारत के पहले गांव कुटी के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। आखिर क्या है वजह, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। व्यास घाटी में गुंजी, नाबी और कुटी गांव चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे हैं। इन गांवों का सामरिक महत्व तो है ही, साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी एक खासे अहम है। गुंजी से जहां आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा रूट है, वहीं नाबी एक ऐसा गांव है जो होम स्टे में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। आदि कैलाश जाने वाले ज्यादातर यात्री गुंजी और नाबी में ही स्टे करते हैं। ऐसे में सबसे सुंदर कुटी गांव खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आलम यह है कि इस गांव के आंगन से गंगा तो बहती है, लेकिन यहाँ के लोग प्यासे हैं। सर, हमारी कुटी गांव को तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना मतलब यात्री आ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं और सीधा वापस क्या कहते हैं नाबी गुंजी वालों को ज़्यादा मतलब वो है, सीधा जैसे नाबी गुंजी में रहते हैं और सीधा कुटी क्या कहते हैं ज्वालिका देखते हैं। आदि कैलाश जाने वाले यात्री कुटी से ही गुजरते हैं, लेकिन यहाँ रुकता कोई नहीं है, वो भी तब जब आदि कैलाश कुटी गांव का ही हिस्सा है। कुटी से आदि कैलाश की दूरी महज 15 किलोमीटर है। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों की पहली पसंद कुटी के बजाय गुंजी और नाबी ही बने हैं। गुंजी और नाबी के मुकाबले कुटी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है, इस वजह से भी सैलानी यहाँ से दूरी बनाते हैं। सैलानियों के साथ ही ये गांव सिस्टम की उपेक्षा भी झेल रहा है। बाकी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, न फोन का है न जो है टावर का है, टावर भी जो है लगा रखा है वो अधूरा है, आती नहीं है। यहाँ पर जो कितना हम कोशिश करें फिर भी जो है बच्चों से जो हम जो आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते। कुटी गांव का धार्मिक महत्व भी है। पांडवों की माता कुंती के नाम पर भी इस गांव का नाम कुटी रखा गया है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपनी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ यहां पहुंचे थे। यहीं से उन्हें स्वर्ग भी मिला था। इतना अहम गांव होने के बाद भी कुटी के ग्रामीण खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।